A very good morning, all of you. Class 8, subject Social Studies, and the second chapter of the Geography Land, Soil, Water, Natural Vegetation, and Wildlife Resources. Okay, we have to take a revision of the whole chapter just because of we are on the completion of the chapter. ओके हम चैप्टर पूरा होने वाला है. ओनली 2 टॉपिक्स एंड 2 और 1 टॉपिक्स आर रिमेनिंग. सो दैट्स वाई हम एक बार पूरा चैप्टर वापस देख लेंगे. ठीक है, जो इस चैप्टर में था अभी तक में. नाउ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. देखो इन दिस पिक्चर इन द स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे एक सीन क्रिएट करके एक बताया हुआ है कि पीटर जो होता है, एक स्मॉल विलेज है तंजानिया अफ्रीका में है, और माम्बा एक्चुअली माम्बा जो है एक गर्ल है. और नेचुरल वेजिटेशन वाले चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक ये स्टोरी ले रखी है. ठीक है ना. इसमें ये क्या करती है, इसमें ये अपने छोटे छोटे जो काम रहते हैं उनमें अपने फादर की, अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनकी हेल्प करती है. इवन उसकी पूरी फैमिली जो होती है वो नेचुरल लाइफ जो रहती है ना उसको सरवाइव करते हैं. इसमें पूरा ये एक्सप्लेन किया हुआ है. सो स्टार्ट कर देते हैं हम लैंड से डायरेक्टली. लेट्स टेक द टॉपिक ऑफ द लैंड. नाउ लैंड इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost importance because we perform are all economic activities on land. अब देखो लैंड जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि जितनी भी परफॉर्मेंस होती है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, हम सारी क्या करते हैं, लैंड पे करते हैं. एंड स्पेशली जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है वो. एंड वी कंस्ट्रक्ट रोड्स, बिल्डिंग्स, हाउसेज एट्सेट्रा ऑन द लैंड. हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शंस का सारा काम भी क्या करते हैं, लैंड पे करते हैं. ओके. नाउ वी डू एग्रीकल्चर एंड माइनिंग ऑन द लैंड ओनली. हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, जो माइनिंग करते हैं, वो भी सब क्या करते हैं, सिर्फ लैंड पे ही करते हैं. लैंड एरिया कवर्स ओनली अबाउट द 29% ऑफ द सरफेस, होल सरफेस ऑफ द अर्थ. पूरे अर्थ का कितना, 29%, ओनली 29% जो रहता है वो अर्थ पे क्या लैंड एरिया ने पूरा कवर कर रखा है. नाउ 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव ऑन 30% पार्ट ऑफ द लैंड. देखो 90% जो पॉपुलेशन है ना पूरे वर्ल्ड की, उसका वो 90% पूरी पॉपुलेशन जो है उन 100 में से 90% जो है वो कहाँ रहती है, अर्थ के 30% पार्ट को कवर कर रखा है. मतलब 30% पार्ट पे ये पूरा जो पॉपुलेशन है वो रहती है. एंड देयर इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और पूरे पार्ट में जो पॉपुलेशन है वो सारी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. देखो ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड क्यों है, क्योंकि बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, रॉकी एरियाज़ में रहते हैं. जैसे ये माम्बा की फैमिली हमने देखी थी चैप्टर में, तो वो वहाँ रहते हैं. ओके. अब ये जो डिपेंडेंट करता है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पीपल को, हम वो देखेंगे. नाउ अब एक बार ये देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं. क्लाइमेट इसको अफेक्ट करता है. जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो टेम्परेचर पे पूरा अर्थ और सारी सीजन्स मैटर करती है. एंड रिलीफ मैटर करता है, वाटर सप्लाई एंड सॉइल ऑल्सो. ये जो है सब अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इस पे क्या करते हैं, अपना जो इफ़ेक्ट होता है वो डालते हैं. नाउ लैंड यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो लैंड यूजेस क्या क्या कर सकता है. देखो when we use land for any particular purpose like agriculture, forest, mining, building houses, it is called as land use or land utilization. आप कुछ भी करते हो, अगर ज़मीन पे अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, अगर आप रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो ये सब क्या चीज़ें कहलाती है, ये सब कहलाती है क्या, लैंड का यूज़ करना. मीन्स यूज़ करना या यूटिलाइजेशन करना. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूज़ एंड यूटिलाइजेशन. यूज़ होता है सिर्फ आप उसको यूज़ कर रहे हो, या जस्ट गेनिंग समथिंग, यू आर गेनिंग और अर्निंग समथिंग. आप कुछ अर्न कर रहे हो, कुछ हासिल कर रहे हो बदले में, इसीलिए आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो. दैट इज़ कॉल्ड द यूज़. एंड यूटिलाइजेशन इन अ प्रॉपर मैनर, इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग, अगर आप किसी प्रॉपर मैनर में किसी चीज़ को यूज़ करते हो,
इससे उस चीज़ को कोई हार्म नहीं होता है, और एक लिमिटेड जो उसका टाइम रहता है या जो एक इनफ यूज़ करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड द यूटिलाइजेशन, जिससे उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, उसके साथ किसी तरह का कुछ गलत नहीं हो, ठीक है ना, कुछ नेगेटिविटी उसके साथ नहीं रहे. Now, the use of land is also determined by physical factors such as topography, soil climate, minerals, and availability of water. Also, human factors such as population and technology are also the important determinants. Land use pattern. Now, land may be of two types of the ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. जो ऑनरशिप होता है ना, उसके अकॉर्डिंग लैंड कितने टाइप की हो सकती है, 2 टाइप की हो सकती है. फर्स्ट इज़ प्राइवेट लैंड एंड सेकंड इज़ कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट क्या होता है, एक पर्सन का खुद की पर्सनल जो प्रॉपर्टी रहती है, दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट लैंड. एंड कम्युनिटी लैंड क्या होता है, इट इज़ ओन्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज. देखो, कोई कॉमन यूज़ रहता है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए किसी ने फार्म जो है वो लीज़ पे ले लिया है, या किसी ने लीज़ पे दे दिया है, या फिर जो फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, इनका कलेक्शन रहता है, इसके लिए अगर यूज़ किया जाए, मेडिसिन्स के लिए यूज़ किया जाए, या हर्ब्स के लिए, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी लैंड. नाउ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, देयर आर सम वेज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज. अब देखो, लैंड रिसोर्स जो है ना, उसको कंजर्व करने की भी बहुत ज़्यादा हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है. ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया था, प्रॉपर्टी और उसका इसमें आप देख सकते हो, कॉमन लैंड हो गया, प्रॉपर्टी लैंड हो गया. ओके. नाउ अब कंजर्वेशन कैसे करेंगे आप लैंड का. कंजर्वेशन देखो, इसका ऐसे हो सकता है, वी हैव सम काइंड ऑफ पॉइंट्स. जैसा मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की अभी नीड नहीं है, बिकॉज ऑफ यू आर जस्ट टेकिंग अ शॉर्ट रिविजन ऑफ द चैप्टर. Afforestation and proper management of grazing, planting, shelter belts, control on overgrazing को रोकना, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes, and proper management of the wasteland. जो wasteland होती है उसका proper manage करना. उसके बाद आ जाता है हमारा soil. अब हम बात करें अगर सोइल के बारे में, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की फर्टिलाइजेशन जो रहता है, उसकी स्ट्रेंथ पे पता रहता है, उसकी स्ट्रेंथ से पे डिपेंडेंट रहता है प्लांट्स और क्रॉप्स का क्या करना, ग्रो करना. एंड द वैल्यू ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फर्टिलिटी ऑन प्रोडक्टिविटी. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, लेयर की जो अपर मोस्ट अर्थ की लेयर रहती है, क्या बोलते हैं उसे, क्रस्ट बोलते हैं. मैंने आपको सारी लेयर समझाई थी. विच इज़ लूज, फ्रेगमेंटेड एंड यूजेस ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड सोइल. जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है, मैंने इसका आपको डायग्राम भी बताया था. ये फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है, और जो क्रॉप है या जो कल्टीवेशन होता है उसके लिए ज़रूरी होती है. और एक ये ऐसा लूज़ एलिमेंट रहता है, जो लूज़ फॉर्म में रहता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अर्थ के क्रस्ट के नीचे ये क्या करता है, लेयर बनाना अपना स्टार्ट कर देता है. नाउ द टॉप लेयर विच इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल. जो टॉप पे होती है उसको टॉप सॉइल बोलते हैं. एंड बिलो द टॉप सॉइल देयर इज सब सॉइल. टॉप सॉइल के ऊपर जो सॉइल रहती है उसको सब सॉइल बोलते हैं. विच हैज़ इनफ मिनरल्स बट लेस ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, जैसे जैसे ये डाउन में जाता रहता है, कम होते रहते हैं. बिकॉज ऑफ क्या होता है, सबसे नीचे क्या हो जाता है, इसमें स्टोन जो होते हैं उसके पार्टिकल्स कलेक्ट होते रहते हैं. तो जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा रहेगी वहीं पे, और जिस मिट्टी को आपको मैंने बताया भी था, प्लगिंग करने के लिए क्या किया जाता है, उसको पहले प्रिपेयर किया जाता है, फर्टिलाइज़ किया जाता है. कैसे किया जाता है, आपने देखा होगा, ट्रैक्टर्स वगैरह जो होते हैं उनको मिट्टी में ऊपर नीचे किया जाता है मिट्टी को, जिससे क्या करे, वो उसका फर्टिलाइजेशन बढ़ने लग जाए. उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, जिससे उसका फर्टिलाइजेशन पावर जो है वो बढ़े. ना अगर सॉइल के फैक्टर्स की बात करें तो वो फैक्टर्स होंगे पेरेंट रॉक, क्लाइमेट. ये क्या है, सारे अफेक्ट करने वाले टाइप और फॉर्मेशन है सॉइल के. फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड टाइम ऑल्सो. टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज ऑफ टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल.
जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे सॉइल की क्या होती है ना, थिकनेस बढ़ती रहती है। नाउ डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, अगर सॉइल के कंजर्वेशन की बात करो तो सॉइल का कंजर्वेशन बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड हियर, आई एम स्पीकिंग दैट। फर्स्ट इज mulching. The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like a straw. एकदम स्ट्रॉ जैसा दिखता है, और ये किससे कवर्ड रहता है, ये कवर्ड रहता है प्लांट्स के थ्रू। एंड इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, सॉइल का जो मॉइस्चर रहता है उसको रिटेन करने का काम करता है। एंड कॉन्टूर बैरियर्स, सेकंड पॉइंट आ जाता है। स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग टू कॉन्टूर्स, ये क्या करते हैं, कॉन्टर बनाने का काम करते हैं। वो मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है, क्यों होता है। एंड ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट द वाटर, काफ़ी बैरियर्स बनाए जाते हैं जिससे क्या हो सकता है, जो पानी होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। देखो काफ़ी ऐसी क्रॉप्स रहती है जिनके लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, लाइक राइस। राइस जो रहता है उसके लिए जो आपने देखा होगा राइस का, अगर कभी कहीं मौका मिले ज़रूर देखना, अगर उसका फील्ड देखने को मिले तो उसमें बैरियर्स बनाए जाते हैं चारों तरफ में। वो बैरियर्स क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि जो वाटर रहता है उसको, वाटर को क्या कर सकते हैं, वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है चावल को बनने के लिए। अगर आप चावल की खेती कहीं देखते हो तो वहाँ आप देखना हमारे नी तक का पानी जो होता है वहाँ फील्ड में भरा हुआ रहता है। ओके, नाउ intercropping. Different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from the rainwash and contour plugging की अगर बात करो तो ये होता है, मैंने आपको बताया था कि एक साथ क्या होता है, जो प्लग्स होते हैं, ठीक है, ये जिनमें प्लगिंग किया जाता है, जो क्रॉप्स होती है, कल्टीवेशन किया जाता है। आप एक फील्ड के अंदर बहुत अलग अलग टाइप की, ठीक है ना, डिफरेंट या फिर मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हो, मल्टी लेवल पे कर सकते हो। मतलब यहाँ अगर आपने वीट अगर लगा दिया है तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, बाजरा निकाल सकते हो, यहाँ मेज़ कर सकते हो। मतलब जैसा सीज़न के अकॉर्डिंग रहता है आप ये कर सकते हो। इससे भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बना हुआ रहता है सॉइल का। ये चीज़ सॉइल के लिए यूज़फुल है अगर चेंजेस होते हैं तो। नाउ शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, जो कोस्टल होते हैं या ड्राई होते हैं वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रॉज बना देते हैं ट्रीज़ की। क्या कर देते हैं, फील्ड के चारों तरफ ट्रीज़ लगा देते हैं। प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। और क्या करते हैं, ये क्यों बनाते हैं ये पेड़, क्योंकि ये सॉइल को कवर करते हैं। जो विंड आती है, जो हवा आती है, वो क्या करेगी, हवा मिट्टी को उड़ाकर नहीं लेकर जाएगी अपने साथ, इसलिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो दीज जो ये ट्रीज़ रहते हैं, ठीक है, ये जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, दीज आर कॉल्ड द शेल्टर बेल्ट्स। इनको शेल्टर बेल्ट बोला जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, पूरे फील्ड को कवर अप देते हैं। ठीक है ना। वाटर की अगर बात करो, वाटर हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट्स अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये क्या है, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। नाउ 3/4 ऑफ द अर्थ इज सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अब ये जो सरफेस है वो 3/4 जो पार्ट है पूरा अर्थ का सरफेस है कवर करता है, बट ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑन फ्रेश वाटर कैन बी पुट टू यूज़। लेकिन बहुत कम पानी जो होता है ना वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ देयर फोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। और इसी पार्ट को पूरा क्या बोला जाता है, वाटर प्लैनेट बोला जाता है। नाउ अब हम जो ये वाटर कंजर्वेशन की बात कर ही रहे थे, मीन्स सबसे पहले वाटर को समझ लेते हैं क्या होता है और इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी। नाउ सम फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। फर्स्ट, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैं बोल रही हूँ आपको बुक में नहीं मिलेंगे। इफ़ यू वांट देन यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। जब भी पढ़ने बैठो हमेशा नोटबुक अपने पास रखनी चाहिए। डजेंट मैटर दिस इज़ द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ओनली। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट लगती है बुक लेके बैठो। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको बुक लेकर बैठो
और क्या करो, एक नोटबुक लेकर भी बैठा करो साथ में। बुक में देखते रहो उसमें चैप्टर पे टीचर कहाँ रीडिंग कर रहा है, टीचर कहाँ क्या पढ़ रहा है। ओके, जस्ट लिसन केयरफुली एज इन द क्लास ऑल्सो, जैसा आप क्लास में देखते हो वैसा ही। फिर क्या करो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती या तो उसको वहीं बुक में नोट डाउन कर लो कहीं पे, या अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे ज़्यादा याद रहना चाहिए, तो अपनी नोटबुक में उसको अलग से लिख लो। ओके, नाउ सीज एंड ओशंस आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ इन, ये जो है ना सबसे वाटर बॉडीज़ की बात करो, क्या होता है, सी होता है, ओशन होता है, पॉन्ड होता है, रिवर्स होता है, लेक्स होती हैं, ये सब क्या होते हैं, वाटर बॉडीज़ होते हैं जहाँ पे आपको पानी मिल सकता है। Now, if we talk about the seas and oceans are the largest water bodies in which 97.3% of the total volume of water is found. टोटल कितना वाटर मिलता है इसमें, 97.3% वाटर, ठीक है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ लिमिटेशन, बट इट कैनॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग फॉर एंड फॉर इरीगेशन ड्यू टू हाई सॉल्ट कंटेंट इन दैम। क्यों क्यों नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि ये सॉल्टी वाटर होता है, सलाइन वाटर, दिस इज़ नॉट द फ्रेश वाटर, सो दैट्स वाई वी कैंट यूज़ इट, दिस इज़ नॉट यूज़फुल फॉर इरीगेशन और ड्रिंकिंग ऑल्सो और वॉशिंग। आप ना उससे कपड़े धो सकते हो ना कुछ और, ठीक है, ना उस पानी को हम पी सकते हैं, हम क्या जानवर भी नहीं पी सकते हैं। इरिगेशन के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर आप ऐसा करोगे इरिगेशन के लिए तो सॉइल क्या होगा, उसका सारा फर्टिलाइजेशन चला जाएगा, सॉइल एरोजियन हो जाएगा, तो ऐसे काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। नाउ 2.7% इज़ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। अब अर्थ पे कितना फ्रेश वाटर है, ओनली 2.7%, बाकी सारा जो है सलाइन वाटर है, कितना बच जाता है, 97.3। Now, nearly 70% of this fresh water is present in ice sheets and glaciers in Antarctica. अब 70% जो फ्रेश वाटर है प्रेजेंट टाइम में, वो क्या करता है, किससे कवर है, देखो आइस शीट से, बर्फ़ से ढका हुआ है, ग्लेशियर से एंटार्क्टिका में। एंड नाउ ग्रीनलैंड एंड माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और कहाँ पे मिल जाएगा वो, माउंटेनियस एरियाज़ में मिल जाएगा या ग्रीनलैंड में, जहाँ पे दलदल होता है ना उसको, वहाँ पे भी दलदल भी क्यों होता है, पानी की प्रेजेंस की वजह से होता है, तो ये पानी वहाँ पे भी कवर है। आपको पता होगा, अगर आपने सुना होगा अमेज़ॉन के बारे में, मैंने बताया भी आपको, अगर अमेज़ॉन को एक कंट्री डिक्लेयर किया जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्री होगी पूरे वर्ल्ड की। तो आप सोच सकते हो, एक अगर स्टेट भी डिक्लेयर कर दिया जाए तो सोचो, कंट्री की बात कर रही हूँ मैं, कंट्री इतनी बड़ी हो रही है, ठीक है, कंट्री में 2 to 4th नंबर पे कंट्री वो आएगी वर्ल्ड की सबसे बड़ी। और स्टेट की अगर आप डिक्लेयर करोगे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेट्स जो हैं सारे, उन सब में सबसे नंबर 1 पे वो आएगा। यानी कि अमेज़ॉन ने अर्थ का कितना सारा पार्ट कवर कर रखा है, और अमेज़ॉन क्या है, पूरा दलदल ही है सारा, उसमें वो लेयर्स में डिवाइडेड है। आपको 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा आपने, और मैंने भी चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था। नाउ ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फिट फॉर ह्यूमन यूज़। अब देखो 2% जो था वो यूज़फुल था, 2.7%, इस 2.7% में भी ओनली 1% जो है वो ह्यूमन के लिए यूज़फुल है, यानी कि हम लोगों के पीने लायक, यानी कि पानी बहुत कम है। दैट्स वाई मैंने आपको कहा था हमें पानी को सेव करके रखना चाहिए, हमें उसे कंजर्व करना चाहिए। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये 1% है, ये भी ग्राउंड वाटर मिलेगा, यही पानी पीने के लायक है जो हम लोग पीते हैं। एज सरफेस वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स एंड वॉज वाटर वेपर इन द एटमोसफियर। ये पानी का जो वाटर साइकिल होता है, अगर कभी साइंस लैब आपने विज़िट किया हो, अगर साइंस जो पार्क होते हैं वो भी विज़िट करना, वहाँ पे वाटर साइकिल आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। होता क्या है वाटर साइकिल में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। लाइक ये रिवर है, इसमें जो पानी रहता है सन लाइट की वजह से क्या होता है, ये वेस्पोरेशन जो इसका होता रहता है और ये स्टीम बन के ऊपर चला जाता है। फिर क्या करते हैं, इससे क्लाउड्स बनते हैं, और जब मॉइस्चर, एयर मॉइस्चर हो जाती है तो वो क्लाउड बनाने का काम करती है। जब ये क्लाउड ठंडे होने लग जाते हैं तो क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। फिर ये धीरे धीरे फास्ट भी यानी कि तेज़ भी हो जाती है, इससे रेन फॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है।
और वापस ये पानी जो होता है वो रिवर में चला जाता है, रिवर में, लेक्स में, और वापस सनलाइट के थ्रू ये ऊपर जाता है। तो ये जो है दिस इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल, ये चलता रहता है। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था। नाउ वाटर एग्जिस्ट मेनली इन 3 फॉर्म्स। वाटर आपको 3 फॉर्म्स में मिल जाएगा, वाटर वेपर, वाटर इन ओशन, लेक्स, रिवर्स एंड आइस इन द ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। 3 तरह से हो गया ना। एक तो वाटर वेपर में मिल जाएगा, आपको स्टीम बन रहा है। एक थर्ड आपको प्रेजेंट फॉर्म में मिलेगा, वो आपको यानी कि लिक्विड फॉर्म में, ओशन में, रिवर्स में, लेक्स में। थर्ड हो जाएगा वो सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। किस में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में, आइस में। आइस कैप्स होते हैं, ये ग्लेशियर्स वगैरह जो होते हैं उसके थ्रू, ठीक है ना। और गैस फॉर्म में कहाँ मिलेगा आपको? स्टीम होता हो यानी कि वाटर वेपर में ना। वाटर कंजर्वेशन जो है वो आज हमारा टॉपिक था, जो लास्ट टॉपिक है। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑल्सो। वाटर कंजर्वेशन के बारे में अगर आप बात करो तो हम इसका जस्ट पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब बता दिया था। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन, सीवेज ट्रीटमेंट इज़ द मेजर मैथड एंड द कंटेनिटेड वाटर इज़ सब्जेक्टेड टू मैनी प्रोसीजर्स इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये देखो बहुत जगह पे ऐसा होता है। सीवरेज का जो पानी होता है, सीवरेज का पानी आप समझते होंगे, ये क्या कर दिया जाता है, अक्सर जो होता है ना प्लांटेशंस में, वाटर इरिगेशन के थ्रू इसको एज अ वाटर इरिगेशन इसको सप्लाई कर दिया जाता है। ये क्या होता है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो। वैसे तो ये चीज़ गलत है क्योंकि हम वही सब्जियां हम लोग खाते हैं। एंड एफॉरेस्टेशन ऑल्सो हेल्प्स इन रिप्लेशिंग ग्राउंड वाटर, ग्रीन प्लांट्स होल्ड टॉप सॉइल्स प्लेस एंड मेक द सॉइल पोरस। दिस हेल्प्स इन रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर रहता है उसको रिचार्ज करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। एंड यूज ऑफ अल्टरनेट मेथड ऑफ इरीगेशन ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर। ड्रिप इरीगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम्स हेल्प इन सेविंग वाटर। देखो वाटर को सेव करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो आप उसको सबसे ज़्यादा तो वेस्ट मत करो, सबसे मेन पॉइंट यही है, क्योंकि पानी उतना ही है अर्थ पे और उतना ही रहेगा। अगर आप उसको वेस्ट करोगे तो आपका जो यूज़ करने वाला वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होता जाएगा। तो हमें उसको रोकना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, देखो आप कहीं पे भी नल अगर खुला रह जाता है, टैप खुला रह जाता है, उसको आप बंद करके रखो। जितनी ज़रूरत हो उसको उतना ही खोलो, उतना ही पानी यूज़ करो। आप पानी को वेस्ट नहीं होने दो, सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखो। एक चीज़ ये हो सकता है, जो रेनफॉल वाला वाटर रहता है उसको कलेक्ट करने का ट्राई करो, उसको कलेक्ट करो। कई बार लोग करते हैं, अपने घर के ऊपर टैंक बना के रखते हैं, जिससे क्या हो सकता है, रेनफॉल जो होती है, जब बारिश होती है तो उसका पानी वो क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। Now rivers may be linked so that surplus water from the river may be diverted to another। रिवर्स के लिए देखो गवर्नमेंट ने तो कर ही रखे हैं बहुत सारे। आप जब अपकमिंग क्लासेस में आओगे ना, सीनियर क्लासेस में, आपको पता चलेगा गवर्नमेंट ने वाटर को कंजर्व करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रखे हैं। बहुत बड़े बड़े डैम बना के रखे हुए हैं, कैनाल्स निकलती है जिनसे। तो यहाँ एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, रिवर्स का जो वाटर रहता है उसको डाइवर्ट कर दो। कहाँ डाइवर्ट कर दो? ऐसी क्रॉप्स, ऐसी फसलें जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको उनका रास्ता जो होता है ना वो वहाँ पे क्या कर दो, डाइवर्ट कर दो। एंड लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर मे बी चेक्ड बाय इम्प्रूविंग सरफेस शॉर्टेज। अब ये क्या है, सरफेस स्टोरेज जो रहता है ना, स्टोरेज जो है वो बना के रखो। और स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज के लिए क्या कर सकते हैं, देखो वाटर को कंजर्व करने के लिए स्टोरेज बनाने की ज़रूरत है। आप वेल बना सकते हो यानी कि कुआं बना सकते हो। अब ये कोई भी साइज़ का हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। खदिन बना सकते हो, जौहड़ बना सकते हो, ये सब राजस्थान में बनते हैं स्पेशली, है ना। बावड़ी बना सकते हो। और इसको इंग्लिश में भी पर्टिकुलर यही वर्ड है इनके लिए, कोई अलग से वर्ड नहीं है। आप ब्लॉक्स बना सकते हो, ठीक है। उससे क्या हो सकता है, आप ये अक्सर घरों में टैंक्स देखने को मिलते हैं, वो क्यों हैं, वाटर स्टोरेज के लिए हैं। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ मस्ट टू कंजर्व वाटर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो यही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो रेन वाटर होता है उसको कंजर्व करो।
इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर इन वैसल्स ऑफ अ बिग सरफेस एरिया। आप उसको बहुत बड़े एरिया में क्या कर सकते हो। देखो पहले लोग क्या करते थे, यही किया जाता था, तालाब वगैरह ना उसके लिए होता था, ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा जो होता था उसको डिगिंग करके रखते थे, खोद के रखते थे, जिससे क्या होता था, वाटर जो होता था, रेन वाटर जो होता था वो उसमें कलेक्ट होता रहता था। सो इट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर we have completed. In the next video we will continue with the natural vegetation and wildlife. जो नेक्स्ट टाइम हमारा मॉड्यूल रहेगा वो रहेगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रहेगा। और इस चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन हम देख चुके हैं। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशंस देख लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे नेचुरल वेजिटेशन का। ओके, so thank you for the watching. If you have any kind of doubt, watch this video again and again. This is the revision of the chapter, and still if you have doubt you can ask to me anytime. Thank you for the watching.